ओके, देखिए कोई चैनल नहीं है जो इस खबर को इस तरीके से कवर कर रहा है। ये इकोनॉमी का सवाल है, आपके जेब का सवाल है, और इसीलिए हमने फैसला किया कि आज जरा बात इसी पर हो जाए। सवाल ये कि क्या देश अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? क्या इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? मेरा सीधा सवाल यही कि आज अर्थव्यवस्था के हाल पर क्या कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी? और सबसे बड़ी आर्थिक बदहाली क्या कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है? द हिंदू में पूजा मेहरा की एक रिपोर्ट छपी। ऐसी रिपोर्ट हिंदी के अखबारों और चैनलों में आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च और रिपोर्ट करने की क्षमता नहीं है। चाटुकारिता से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। पूजा मेहरा ने सरकार के बनाए एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसके आधार पर पूजा मेहरा की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद कंपनियों के निवेश में 60% की कमी आ गई। 2016-17 में कुल निवेश 10,33,847 करोड़ का हुआ था, जो 2017-18 में यानी नोटबंदी के बाद सीधा घटकर 4,25,051 करोड़ पर आ गया। इससे मैं ये समझती हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के बाद जो कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो रही है, जो कड़े नियम और कायदे लाए जा रहे हैं सिस्टम में, ये जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्या वो लोग किसी तरह की कोई साजिश रच रहे हैं? जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंजन जो हमेशा से रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बड़ा इंजन रहा है। क्योंकि भारतीय लोग जो हैं काफी पैसा सेव करते हैं और वो सेविंग है उससे हमेशा काफी इन्वेस्टमेंट्स होती रही, इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो है 1991 के बाद बहुत अच्छे से ग्रो करी थी। और क्योंकि वो ग्रो करी थी इसलिए मिडिल क्लास के लिए इतनी नई नई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में निकल के आई थी। ये इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से वो जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस, वो थोड़ा धीमे हो जाता है और उसको आसानी से दोबारा चलाया जाना जो है वो काफी एक मुश्किल होता है। उसका जो मोमेंटम जब स्लो हो जाता है। सरकार के एजेंडे में सुधार, आर्थिक सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त देश को ये बता रही थी कि अभी तक जो फैसले लिए गए हैं वो आने वाले वक्त में देश के लिए बढ़िया साबित होंगे। क्या आज के ऐलान के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? सरकार ने पहले भी बैंकों को हजारों करोड़ रुपए दिए थे। कितना लोन कम हो जाएगा? आपकी ईएमआई में क्या 400 रुपए कम हो जाएंगे तो क्या आप लोन लेने लगेंगे? क्या लोन के लिए बैंकों के पास पैसे हैं? ये सब अब आने वाले समय में देखा जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में भी रिफॉर्म हुआ था, आप याद कीजिए, मगर उसका लाभ नजर नहीं आया। पहले भी बैंकों को पैकेज दिए गए, उसका लाभ अभी तक नहीं दिखता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था के संकट की खबरें अलग अलग सेक्टरों से आ रही हैं। यह भी पहली बार जैसा है जब अलग अलग सेक्टर के लोग अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं कि उनके यहाँ संकट गहरा गया है। आपने इंडियन एक्सप्रेस में नॉर्दर्न इंडिया स्पिनिंग मिल के विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि उससे भी पहले इंडियन टी एसोसिएशन ने टेलीग्राफ में विज्ञापन दिया था कि चाय उद्योग की हालत खराब है और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। सीधा सवाल का वक्त हो गया है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बहस का ये वक्त है। क्या सरकार का सरकारी खजाने से अपना पैसा निकालना देश के लिए खतरा है? बहुत सीधा सवाल है। अपना पैसा ले लिया तो दिक्कत क्या है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आरबीआई में मिलते हैं और इसीलिए सरकार वो पैसा ले रही है। अगर सरकार देश के सबसे बड़े बैंक से अपना ही पैसा लेती है तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? हम पूछ रहे हैं। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक अपने मौजूदा स्वरूप में आता है और तब से लेकर आज तक उसके इतिहास में इतना पैसा कभी रिजर्व बैंक से भारत सरकार को नहीं गया। 2004 से 2014 के बीच औसतन 20,000 करोड़ रुपए दिए गए रिजर्व बैंक से सरकार को। 2015 से 2019 के बीच औसतन ये 54,000 करोड़ रुपया हो जाता है। लेकिन 2019 और 20 यानी अकेले इस एक वित्त वर्ष में 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके विरोध के कई दौर से गुजरना पड़ा। गवर्नर उर्जित पटेल ने पैसा देने से मना कर दिया, समय से पहले पद छोड़कर चले गए। इस सोच का सबसे मुखर विरोध डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने किया। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2018 में विरल आचार्य ने कहा था कि अर्जेंटीना की सरकार भी रिजर्व बैंक के खजाने को हथियाना चाहती थी।
वहां के गवर्नर ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और तबाही आ गई। विरल आचार्य के बयान के बाद पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सीएनबीसी चैनल की एंकर लता वेंकटेश से कहा था कि सरकार को रिजर्व बैंक पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपना रिजर्व सरकार को दे देंगे तो भारत की रेटिंग नीचे आ जाएगी। हम क्यों नहीं इस रिजर्व को बचाकर रख सकते हैं? लेकिन इस समय समस्या क्या है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में इतनी अनसर्टेनिटी है कि आपको अभी अपने जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व फंड से ज़्यादा पैसा नहीं निकालना चाहिए और आपको रिजर्व रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका बोरोइंग है बाहर से वो तो $500 बिलियन के ऊपर है और आपका रिजर्व $400 बिलियन का है, तो $100 बिलियन का वहाँ पे कमी है। अगर कल पैसा बाहर निकलने लगे तो एकदम से हमारे रिजर्व्स गिर जाएंगे और उसका असर फिर हमारे रुपये पे पड़ेगा, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो इसलिए अभी कॉन्टीजेंसी फंड वगैरह ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। और इसीलिए चाहे रघुराम राजन हो, चाहे उर्जित पटेल हो, चाहे विरल आचार्य हो, उन्होंने रेजिस्ट किया। तो सरकार ने एक तरीका ढूंढ लिया कि एक कमिटी बिठा दो। कमिटी फिर आपको जो फॉर्मूला बता देगी कि इस फॉर्मूला के तहत आप चलो, तो ये चार्ज भी लगना बंद हो जाएगा कि आप जो आरबीआई की ऑटोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं। और सभी सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि जो अपोज कर भी रहे थे उनको हटा दिया गया वहां से। पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि सरकार के आरबीआई से पैसा लेना मुद्दा क्यों? दूसरा सवाल ये कि सरकार जरूरत पड़ने पर क्या ज्यादा पैसा नहीं ले सकती? तीसरा सवाल यह है कि आरबीआई से सरकार का पैसा लेना चोरी है क्या? क्या आपत्ति क्या है? और वो इसलिए ले रहे हैं कि जो गति धीमी पड़ी हुई है उसे तेज किया जाए। आर्थिक सर्वे में सरकार ने जितनी वास्तविक कमाई बताई थी और बजट में जो अनुमान बताया था कि इतनी कमाई होने वाली है, दोनों में बहुत अंतर था। तो 2018-19 के बजट में था कि 17.3 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान है और आर्थिक सर्वे में सरकार ने बताया कि 15.6 लाख करोड़ की कमाई हो गई है। तो यानी 1.70 या 1,70,000 करोड़ का हिसाब कहां गया? यह सवाल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने ही उठाया था। इस अंतर को लेकर कई हलकों में चिंता जताई गई। क्या रिजर्व बैंक का पैसा उसी की भरपाई करेगा? सरकार इस पैसे का कहां इस्तेमाल करेगी वही जानती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी सरकार आपको बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा इस सरकार को जवाबदेही करनी पड़ेगी कि पिछले 6-8 महीने में जो करीब 5 लाख नौकरियां गई हैं, उन नौकरियों का क्या, जो जॉबलेस ग्रोथ की बात की जा रही थी, तकरीबन एक आंकड़े बताते हैं तकरीबन 3.5 लाख नौकरियां सिर्फ ऑटो सेक्टर में गए हैं। टेलीकॉम की बात करें तो करीब 2-2.5 लाख नौकरियां उधर गई हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट इकोनॉमी की बात आती है तो मैं बहुत सरल शब्दों में डिबेट करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत भारी भरकम शब्दों को पसंद नहीं करती हूँ। मेरा व्यूअर उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है और इसीलिए मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। पैसे और पावर दोनों नंगे होकर नाच रहे हैं और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये क्या डेमोक्रेसी के साथ मजाक नहीं है? ये